हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हिस्ट्री चल रही है एंड क्लास 7 है और 6 का तो हो ही चुका है। 7 के बाद हम 8 करेंगे, देन हमारा पूरा हिस्ट्री कंप्लीट। उसके बाद से ज्योग्राफी 6, 7, 8, देन पॉलिटी। कुछ लोग ना नोट्स के लिए मैसेज कर रहे हैं, तो देखिए नोट्स जो है 2 से 4 दिन के बाद आपको मिल जाएगा। और ये एक ऐसा नोट्स है जिसके बाद से आपको दोबारा से एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होगी, आपको सिर्फ नोट्स का रिविजन करना होगा। ठीक है, 40 से 50 पेज में 6, 7, 8 इसमें पूरा मैंने जो है अच्छे से डिटेल में दिया है, ताकि स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आप कर सको। हाईलाइट भी किया हुआ है। तो आप इस क्लास के बाद से जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना। वहां से आपके हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस आएंगे सब हो जाएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है कि ये सब काम मैं अकेले कर रही हूँ, और अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी की हेल्प लूंगी। बिकॉज आप भी जानते हो कि पीडीएफ वगैरह कन्वर्ट करना, देन उसको इंग्लिश में भी करना, उसके लिए अकेले कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस वजह से 2 से 4 दिन में आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, ठीक है, और डिटेल में मिलेगा, ताकि आपका वन लाइनर साथ में आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सब कुछ अच्छे से सॉल्व हो जाए। और ये हिस्ट्री के बाद फिर आपको ज्योग्राफी मिलेगा। तो आज की जो क्लास है, आपने देखा होगा कल हम लोगों ने जो है मुगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बाबर के बारे में पढ़ा, और हमने पानीपत के बारे में पढ़ा था। पानीपत के बारे में, पानीपत की जो युद्ध हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब उसके बाद से आगे की चीजें पढ़ेंगे। फिर जैसे आप क्लास 8 की जो है हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको और भी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है, लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, कुछ सेकंड लगेंगे आपके। तो ये है जनजातीय खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। पीडीएफ मैं डेली आपको अपने टेलीग्राम पे भेजती हूँ। जिसे नहीं मिला है, टेलीग्राम का जो है लिंक कमेंट सेक्शन मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे जाकर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनजाति क्या है, खाना बदोश क्या है। अब ये क्या है भाई, चलो इसको देखते हैं। देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि किस तरीके से राज्य का उत्थान हुआ, चाहे वो आप मगध का देख लीजिए, ठीक है, और जो अशोक का साम्राज्य है उसका किस तरीके से पतन हुआ, ये आपको सब पता है। ठीक है, उसके बाद से आपने देखा कि अलग अलग शहर, अलग अलग गांव भी जो है डेवलप हो रहे थे, बहुत ही बड़ा अंतराल हुआ। बट फिर भी एक सामाजिक परिवर्तन जो है आपको अलग दिखेगा, हर जगह अलग दिखेगा, अलग अलग किस्म के समय में, क्योंकि अलग अलग तरीके से विकसित हुआ है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से में आपको, इसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था ना वर्ड, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी चीजें आ चुकी थी। समाज जो है वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं के द्वारा स्वीकार किए गए थे। इसे ऊंच नीच और अमीर गरीब, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि धीरे धीरे ये चीजें डेवलप होने लगी थी और फासला बढ़ने लगा था। दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, बड़े शहरों से परे जो है जनजातीय समाज, अलबत्ता जो है दूसरे तरह के समाज भी उस मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मण के द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियम कर्म कांडों को नहीं मानते थे। मतलब जहाँ राजा हो गए, मुगल हो गए, इनके सारे नियम को मानते थे। वहीं पर कुछ जो है आपको दिखेंगे कुछ ऐसा समाज जो कि इनके द्वारा, जो ब्राह्मणों के द्वारा जो बनाए गए नियम है कर्म कांड को नहीं मानते थे, और ना ही वे कोई कोई मतलब असमान वर्गों में विभाजित थे, और इनको हम कहते हैं जनजातीय। ठीक है, जनजातियों के बीच में आप कभी भी जाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब ये चीजें नहीं पाओगे, क्योंकि ये लोग ना इन सब चीजों को फॉलो ही नहीं करते थे, मानते ही नहीं थे। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीवन चलाती थी, तो कुछ जो है शिकार करके, पशुपालक करके इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करती थी। तो जनजातियां जो है वो नहीं मानती थी नियम को, और वो मोस्टली ना अपने जो जहाँ पे वो लोग रहते थे, तो वहाँ पे जो भी नेचुरली रिसोर्सेज उनको मिल रहा है उसका पूरा अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, और उसी का यूज करते थे। और कुछ जनजातियां जो है वो खाना बदोश थी, और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। खाना बदोश का मतलब आज यहाँ पे कुछ मिला, फिर अगली उसके बाद से हम दूसरी जगह पे चले जाएंगे, वहां पर बेटर मिला। तो जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारगाहों पर नियंत्रण रखते थे। ये लोग क्या सोचते थे, मतलब इनका मेनली ऐसा कुछ नहीं था, आपको पता है कि हमको नौकरी करनी है, ये करना है, वो करना नहीं। इनका मेन था कि जो हमारी भूमि है, जो हमारी जमीन है, जो हमारे चारागाह है, इस पे हम लोग अपना कंट्रोल रखेंगे, और अपने खुद के नियम बनाकर ये लोग उसका बंटवारा करते थे, अपने खुद के बनाए नियम के आधार पर। कोई बाहर से कोई नहीं आएगा बताने के लिए, ये लोग अपने खुद के नियम बनाते थे और उससे अपना भूमि हो गया, चारागाह हो गया, इसका बंटवारा कर लेते थे।
तो बहुत सारी जनजातियां जो हैं फली फूली हैं, और आपको जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, दूसरे दुर्गम जगहों पर ये लोग निवास करते थे। और कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव भी होता था, क्योंकि ये लोग तो भाई नहीं भरोसा करते थे जातिवाती में, ठीक है। और जब कोई ऐसा सामने आता था तो इनका उससे विद्रोह होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया, ठीक है। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया है, ठीक है। अब ये जनजातीय लोग कौन थे, क्योंकि चैप्टर ही हमारा वही है तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जो भी इतिहासकार हैं, मुसाफिर हैं, उन लोगों ने जनजाति के बारे में हमें बहुत कम जानकारी दी है। इसका रीज़न, और ये प्रश्न पूछा था कि आखिर में जनजातियों के बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इनका कोई लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इस वजह से। और ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो आप याद रखिएगा, रिटन में चीज़ें नहीं है ना कि पत्थर पे मिल जाएगी आपको कहीं पर लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। बट इनका जो कल्चर था, ठीक है, जो इनके परंपरा थे ना, वो काफ़ी रिच थे, और ये लोग इसका संरक्षण करते थे, उसको बचा कर रखते थे। और अब ये परंपराएं ना, इनकी जो नई पीढ़ी है इसको विरासत में मिलती रहती थी, ये नहीं कि बदल दिया जाए किसी और के डर से या फिर ऐसा कुछ। तो आज के जो इतिहासकार हैं जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं, और यहाँ से पैडागोजी वाले प्रश्न पूछते हैं। आपने देखा होगा ना, रंग बिरंगे वाले जो प्रश्न पूछते हैं कि हम इनको दिखाते हैं कि लोग रंग बिरंगे चमकीले कपड़े पहनते हैं, वो यहीं से पूछा गया है। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहा है। कुछ जो शक्तिशाली जनजाति हैं, इनका जो है बड़े इलाकों पर कंट्रोल था, जैसे कि पंजाब में खोखर जनजाति, याद रखना पंजाब की जनजाति का नाम खोखर। ये 13वीं और 14वीं सदी के दौरान काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग थी। और फिर यहाँ पर बाद में गख्खर लोग जो हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। पहले खोखर था, फिर गख्खर, फिर उनके मुखिया जो है कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया। तो याद रखिएगा, अकबर ने किसको मनसबदार बनाया था? कमाल खान गख्खर को। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था, ठीक है। फिर उत्तर पश्चिम में एक और विशाल, यहाँ पर देखिए, उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और एक शक्तिशाली जनजाति थी जिसका नाम था बलोच, ठीक है, ये भी याद रखना है। ये लोग क्या करते थे ना, इनके जो अलग अलग मुखिया वाले जो हैं वो कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे, ठीक है। और पश्चिमी हिमालय में तो सबको पता है गड्डी जो है, जिनको हम कहते हैं गड्डी गढ़हरी, ये जनजाति रहती थी। तो आपसे बेसिकली पूछेगा कि पंजाब की क्या है, उत्तर भारत की जनजाति क्या है, हिमालय की जनजाति, हिमालय में कौन सी जनजाति होती हैं, रहती हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। तो पश्चिम हिमालय में गड्डी जो है गढ़हरी, इनकी जनजातियाँ रहती थी। और अगर आप देखें उपमहाद्वीप के जो उत्तर पूर्वी भाग पर, वहाँ पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का भी पूरी तरीके से प्रभुत्व था। तो उत्तर पूर्वी में कौन है? नागा, अहोम और कई दूसरी जनजाति, बट ये दोनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। मौजूदा बिहार, अब बात कर लेते हैं बिहार और झारखंड का। तो यहाँ पर 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था, और बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उनको हरा दिया। और इनके सेनापति का नाम याद रखना है आपको, राजा मान सिंह, ठीक है। इसने चेर पर हमला कर दिया था, और उनका जो है जो काफ़ी अच्छा खासा जो है इसने माल इकट्ठा किया था लूट कर, और लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने जो है चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। तो ये आपको याद रखना है कि जो हम बिहार और झारखंड की बात कर रहे थे, यहाँ पर जो है मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो ये जो जनजाति है ना आपकी, उड़ीसा और बंगाल में भी मिलते हैं। तो औरंगजेब के समय पे इन पे कब्जा किया और अपने अधीनस्थ बना लिया था, ठीक है। और आपको पता ही है कि चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था बिहार और झारखंड के इलाकों में, ठीक है। बट वही हुआ ना कि अकबर का सेनापति ने हमला कर दिया इन लोगों पे, इनको हरा दिया। फिर भी पूरी तरीके से तो अपने कब्जे में नहीं कर पाया चेर लोगों को, बट फिर औरंगजेब आता है और सबको अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो यहाँ की जो जनजातियां हैं वो मुंडा और संताल हैं, और यहाँ पर उड़ीसा और बंगाल में भी ये मिलेंगे आपको बेसिकली हर एक राज्य की जो जनजातियों का पता होना चाहिए जहाँ पर भी रहते हैं। जैसे कि आपको कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ और कोली, बेरादा तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे, ठीक है। तो ये कर्नाटक और जो महाराष्ट्र है ना, ये कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के रहने के स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे।
और कुछ और दक्षिण में कुराग, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। देखिए इस चैप्टर को आपको आराम से स्टोरी की तरह देखो, ये मत सोचो कि अरे याद नहीं हो रहा है, पहली बार में तो वैसे भी नहीं याद होगा, इसको आपको बार बार पढ़ना होगा। तो एक से दो बार आप स्टोरी देखिए ना कि किस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन करते थे, कहाँ पर रहते थे, तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। तो दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। ठीक है, जो भील थे ना, इनकी बड़ी जनजाति जो है वो पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल जो है शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा आप देखेंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग जो हैं बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। तो ये प्रश्न पूछता है कि गोंड की जनजाति कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ये देखिए आप, रात में ये लोग जो भील लोग हैं वो हिरन का शिकार कर रहे हैं। ये देखिए, पहले लोगों ने क्या किया, ये हिरन पे ऐसे धनुष चलाया, मारा, और ये इसने अपने पीठ पे लाद लिया। फिर यहाँ पर आग जलाएंगे, इसको पकाकर खा लेंगे। तो ये हो गया। तो रात में ये लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आप ये फोटो देख सकते हैं। यहाँ पर जो है व्यापारी अपना सामान लाकर बेच रहे हैं, ये आप देख सकते हैं फोटो। अब आपने जनजातियों के बारे में पढ़ा, अब ये खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। ठीक है, तो चलिए इनका देखते हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछता है। तो ये है घुमंतु व्यापारी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लोग मेवा जो है इकट्ठा करके अपने इस पे लाद कर लेकर आएंगे, फिर इस ऐसी वस्तुओं को यहाँ पर बेचेंगे। तो खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे, तो खाना बदोश जो है वो चरवाहे अपने जानवरों के साथ ये लोग दूर दूर तक घूमेंगे। ये रहे इनके जानवर, इनके साथ फिर उनका जीवन जो है दूध और अन्य पशुचारी, मतलब जो भी उनसे प्रोडक्ट मिलता है उस पर डिपेंड थे ये जानवरों पे। और वो खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। ठीक है, ये खाना बदोश हैं। ये लोग अपने जानवर के साथ घूमते रहेंगे, फिर उनसे जो भी चीज़ें इनको मिलेंगी, मान लीजिए जैसे दूध मिल रहा है, फिर उससे बनाएंगे, जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड थे। फिर ये लोग क्या करेंगे, जो भी खेतीहर गृहस्थ हैं होगा उनसे वो लोग क्या करेंगे, अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी मतलब एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, और कुछ खाना बदोश तो अपने ही जानवरों पर सामानों की ढुलाई का भी काम करते थे। जैसा कि ये देखिए, अपने ही जानवर पर ये लोग सामान ढोने का भी काम करते थे। ठीक है, और ये जगह से ना, ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे आते जाते सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। तो प्रश्न पूछेगा कि सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश कौन है, तो वो है बंजारा। और एक तो बंजारा मार्केट भी लगता है दिल्ली में, आपको पता ही होगा। उनका कारवा जो है ना टांडा कहलाता है। तो टांडा क्या है, बंजारा का जो कारवा होता है उसको बोलते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। ये बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करता था। कौन, खिलजी। ये जो बंजारे होते हैं ना, बंजारे लोग जो कि खाना बदोश हैं, इनका यूज करेगा अनाज की ढुलाई के लिए। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का भी काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए मतलब वो आराम से जो है बैल अनाज ढोता था। तो कुल मिलाकर ये जो खाना बदोश हैं, इनका काम आप समझ गए। जानवर को लेकर इधर से उधर जो है अपने सामान का खरीद फरोख्त करेंगे, उनसे जो सामान मिलेंगे उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे। फिर इसमें से एक महत्वपूर्ण है बंजारा, और इनके कारवा को कहते हैं टांडा। खिलजी ने भी इनका मतलब ये लोग अपने जानवरों का जो है यूज़ करते थे ना सामान को ढोने में, तो इनका यूज़ किया गया ढुलाई के लिए। फिर उसके वजह से जहांगीर ने भी बताया है कि बैलों पर अनाज लेकर ये लोग शहर में बेचते थे। तो इस तरीके से आपको खाना बदोश का बस जीवन जो चर्या है ना वो पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये लोग ये घुमंतु होते थे। देखिए लिखा भी हुआ है, खाना बदोश जो है ना वो घुमंतु लोग होते थे। और कुछ पशुचारी होंगे, मतलब पशु रखेंगे और लेकर इधर उधर घूमते रहेंगे, सामान ढोएंगे और उससे जो चीज़ें मिलेंगी उसको बेचेंगे। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद से ये देखिए, ये आप फोटो देख सकते हैं, ये क्या है, ये आप फोटो देखिए, ये है कांस्य का बना हुआ है मगरमच्छ बना हुआ है। और ये आपको कोंड जनजाति उड़ीसा में है। ठीक है ना, ऐसा मिला हुआ है।
इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का भी काम करती थी। ऐसा नहीं है कि सब बस इधर उधर लेके घूमेंगे। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कुल मिलाकर ना इनका काम ही था कि ये लोग जो भी सामान बनाएंगे इसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएंगे बेचने के लिए। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तक, गायक, जो तमाशबीन थे, इनकी भी जातियां थी जो विभिन्न नगर और गांवों में कमाई के लिए अपना कला का प्रदर्शन करती थी। तो और भी इनके कुछ काम थे, और ये आप देख सकते हैं कोंड जनजाति जो कि उड़ीसा में है, ऐसा कांच से मगरमच्छ मिला हुआ है वहां पे। ठीक है, धीरे धीरे समाज बदला, नई जातियां आई, नई श्रेणियां आई, जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। देखो, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और ऑब्वियस सी बात है समाज की जरूरत बढ़ेगी, नए हुनर वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां भी उभरने लगी, जैसे कि ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। ब्राह्मण के बीच दूसरी ओर कई जनजाति और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा भी दे दिया। ठीक है, पहले तो जनजाति आपको पता ही है ना कि लोग जातिवाती मानते नहीं थे, बट कुछ जनजातियों को इसमें शामिल किया गया और उनको जाति का दर्जा दिया गया। जैसे कि इसमें आपको मिलेंगे सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री। ठीक है, को भी ब्राह्मणों द्वारा जाति के रूप में मान्यता दे दी गई। तो इनको जो है ब्राह्मण ने भी जाति के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बना। जाति जो है ना वो बन गया समाज के संगठन का आधार। ठीक है, तो जैसे जैसे समाज बदला, नई जातियों को यहाँ पर आप देख ही सकते हो, सोनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, इनको जाति के रूप में मान्यता मिला है। तो ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, उसके बाद से इस पे विचार विमर्श हुआ। तो वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उइया कोडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। तो आपसे बेसिकली ये प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये जो तिरुचिरापल्ली है ना, ये तमिलनाडु में है, और तालुक में स्थित ये जो उइया कोडन उदयार है, ये 12वीं शताब्दी का अभिलेख है। इसमें आपको ब्राह्मण की एक सभा का, अगर आपसे पूछे कि ब्राह्मण की एक सभा का विचार विमर्श तमिलनाडु के किस तालुक में मिलता है, तो तिरुचिरापल्ली, ये याद रखिएगा। और ये भी नाम आपको याद रखना है, थोड़ा सा टफ है बट आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद से आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे जनजातियों को भी जाति में जो है तब्दील किया गया, और 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ, नए राजपुत्र के। ठीक है, जैसे कि वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजाति में थे बट बाद में राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। कृषि वाले क्षेत्रों में कई परिवर्तन भी हो रहे थे। शासक शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो आपने देखा कि फिर से यहाँ पर जो है कुछ जनजाति जो है उनको राजपूत मान लिया गया। शासकों के रूप में राजपुत्र गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। जो पहले नहीं मान रही थी बट वो धीरे धीरे जो है ब्राह्मण के समर्थन से जाति व्यवस्था का हिस्सा बनी। लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले जो है इस्लाम को अपना लिया था। ठीक है, ये भी आपको लाइन पता होना चाहिए। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमानों पर स्वीकार नहीं किया गया। तो इन लोगों ने, जो पंजाब है, सिंध है और उत्तर पश्चिम का सरहद है, इन लोगों ने इस्लाम को अपना लिया। ठीक है, उसके बाद से आपको पता ही है राज्यों की उत्पत्ति, जनजाति लोगों के बीच में सामाजिक बदलाव काफी हुए जिससे कि गहराई से संबंधित है। और अभी हम इसके नीचे जो है उदाहरण देखेंगे। तो यहां से अब आपकी जो जनजातियां हैं वो बेसिकली प्रश्न पूछते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले गोंड जनजाति। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि गोंड लोग जो है गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे, और ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, कि गोंड लोग कहाँ पर निवास करते हैं, तो गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में। ये जो है स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। आज इस जगह पे किया, कल दूसरी जगह पे, कल किसी तीसरे जगह पे। तो ये लोग जगह बदलते थे। विशाल जो है गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटा हुआ था। प्रत्येक कुल का अपना राजा या फिर राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी तो उसी समय बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे।
ठीक है। तो ये गोंड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है प्रश्न, और इसमें पता नहीं क्या स्टेटमेंट बना के पूछ ले। सबसे पहले इनकी प्रशासनिक व्यवस्था आपको ध्यान रखना है, केंद्रीकृत हो रही थी, राजगढ़ों में विभाजित थे, हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें कहते थे 84। मतलब ये 84 किसे कहते हैं, जो 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होना। ठीक है, तो 84 याद रखना, जो डिवाइड होंगे 84 गांवों की इकाई में, तो इनको कहते थे 84। 84 का जो है उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलकर बनते थे। तो इनका विभाजन किस में होते थे, बरहत। बरहोत का मतलब होता है 12-12 गांव को मिलकर बनते थे जो। ठीक है, उसके बाद से आप देखिए यहाँ पर बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे जो है असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली। फिर जो उसका पुत्र है ना दलपत, इसने क्या किया, महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री दुर्गावती से विवाह कर लिया। और दलपत जो है इसकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके बाद से आपको पता ही है उसके राज्य का और विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसकी हार हुई और उसने जो है समर्पण करने की बजाय, और ये आपने देखा भी होगा, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, अपने आप को ही मार डाला। ठीक है, कि उनके हाथ लगने से बेटर है कि उन्होंने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। गढ़ कटंगा जो एक समृद्ध राज्य था, इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका जो निर्यात करते थे ना, निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी जो है हथियार लिए। उन्होंने राज का एक भाग अपने कब्जे में लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वो काफी कमजोर हो गए थे। फिर बाद में बुंदेल और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष में असफल हो गए। तो आपने अभी गोंड जनजाति पढ़ी है, अभी तो और बाकी है। अब पढ़ते हैं अहोम। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही बता रही हूँ। देखो, अहोम जो लोग हैं ना, वो मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। तो ये याद रखना है कि कहाँ पर आकर बसे हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी में। और याद रखिएगा म्यांमार से आकर, ये प्रश्न पूछा है, कहाँ से आकर, म्यांमार से आकर। उन्होंने भूइयां मतलब भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों और कोच हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया, फिर वहां के जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ का इंपॉर्टेंट है, अहोम लोग को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया था। ठीक है, बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हो गई। फिर मुगल ने क्या किया, प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं बना पाया। बट फिर भी आपको ये याद रखना है कि अहोम लोग जो है दक्षिण पश्चिम के आक्रमण का उनको सामना करना पड़ा था, जिसका नेतृत्व किया था मीर जुमला ने, ये याद रखना। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है मीर जुमला वाला। यहाँ पर आप देखिए कान के आभूषण है, ये देखिए नागा जनजाति मणिपुर का है। इस तरीके से लोग आभूषण कान में पहनते थे। अहोम जो है ना वो बेगार पर निर्भर था। राज के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। और ये प्रश्न पूछा है कि पाइक क्या है। ठीक है, तो जिन लोगों से जबरन काम लिया जाएगा वो होंगे पाइक। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। पाइक क्या है बताओ, पाइक क्या है, जबरन जिनसे काम लिया जाता था। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया और इस प्रकार अहोम कुल टूट गया। ठीक है, और धीरे धीरे इसका जो है खास प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि अहोम लोग बेगार पर डिपेंड थे और जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उनको कहते थे पाइक। तो ये प्रश्न याद रखना है। लगभग सभी वयस्क पुरुष जो है वो युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे और दूसरे समय में मान लो जब युद्ध होगा, लड़ाई वगैरह होगी तो उसमें काम देंगे। फिर दूसरे समय में वो लोग बांध सिंचाई इसका काम करते थे। ठीक है, अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए थे। चावल की खेती के नए तरीके ये लोग सामने लेकर आए थे। अहोम समाज जो है वो कुल में विभाजित था, जिन्हें कहते हैं खेल। तो खेल क्या है बताओ, जो अहोम समाज है वो कुल में विभाजित था, उसे ही हम कहते हैं खेल। यहाँ पर बहुत ही कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्र से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे, मतलब कुल विभाजन हो रहा है। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था।
शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन जैसे ही 17वीं सदी का पूर्वार्ध आया, ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई, मंदिर और ब्राह्मणों के राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई और सीब सिंह के काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया। ठीक है, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद जो उनकी पारंपरिक आस्थाएं थी ना, उसको पूरी तरीके से नहीं छोड़ा था। ठीक है, अहोम की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, अहोम समाज जो है एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवि और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। यहाँ पर नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का यहाँ पर काफी स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। तो देखिए, बेसिकली आपको इसमें क्या याद रखना है, सबसे पहले जो आपने गोंड जनजाति पढ़ी, यहाँ पर देखिए ये आपका अहोम है। तो ये प्रश्न पूछा था कि कहाँ से आए थे, तो म्यांमार से आए थे और ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए। फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछती हैं, जैसे कि पाइक क्या है, उसी तरीके से आपने देखा होगा ये गोंड जनजाति है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इनका निवास स्थल क्या था, और इसका इतिहास आपको पता है, अकबरनामा में भी उल्लिखित है। गढ़ कटंगा के बारे में जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। 84 किसे कहते हैं, रानी दुर्गावती आपको पता ही है कि यहाँ पर रानी दुर्गावती जो है काफ़ी योग्य थी, बट फिर भी उन्होंने युद्ध भी किया। उसके बाद से जब वो उनके हाथ में लगने से बेटर उन्होंने अपने आप को मर जाना बेहतर समझा। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि देखो किसी को पता नहीं है कि क्या स्टेटमेंट किस तरीके से बना दें। और वैसे भी जब हम डिटेल में चीज़ें कर रहे हैं तो आपको भी डिटेल में पढ़ना चाहिए, अभी आपके पास समय है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि अहोम समाज जो है किस किस चीज में जो है भाग लेते थे। कवि और विद्वान को अनुदान में भी जमीन दिया जाता था, और ये लोग नाट्य वगैरह को भी काफी प्रमोट करते थे। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला है यहाँ पर आप देख सकते हो। इसका निष्कर्ष यही है कि जिस भी युग की हम चर्चा किए, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ, क्योंकि आपको पता है ना कि एक तरफ था वर्ण आधारित समाज जहां पर 4 वर्ण में बटे हुए थे समाज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से शूद्र, और दूसरा है जनजातीय समाज जो कि नहीं मानते थे जाति वगैरह को। तो ये लोग आपस में जो है एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे हैं। आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाज में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया भी चलाई। उसके बावजूद भी बहुत सारी जनजातियां भी इस वर्ण का हिस्सा बनी हैं, आपने देखा ही। और कई जाति आधारित इसमें शामिल भी हो गई हैं जनजातियां, और कईयों ने इसको नहीं माना, ना तो सनातनी हिंदू धर्म को माना है, ना ही जाति व्यवस्था को। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें चली हैं, और इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में खड़ा कर दिया है। तो आज का जो चैप्टर था ये आपने देख लिया कि हमने कंप्लीट कर लिया है। जनजातीय के बारे में था, खाना बदोश के बारे में था, और यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा कि जनजातियों के बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो है लिखित दस्तावेज नहीं है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। और गोंड और अहोम और जो बीच में प्रश्न आए थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि आपको करने हैं होमवर्क में, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मेल बिठाना है कि कहाँ पे क्या थे। तो देखिए, गढ़ है, टांडा है, श्रमिक है, कूल है, शिव सिंह, दुर्गावती, अभी तो हम पढ़ ही रहे थे। खेल है, 84 है, कारवा है, गढ़ कटंगा है, अहोम राज है, पाइक है। अभी जो मैं आपको बता रही थी ना कि ये पाइक किसे कहते हैं। ठीक है, जबरन जो है श्रम जो लिया जाता था उसे हम कहते हैं ना पाइक। उसके बाद से ये आपका अहोम राज्य, ये क्या है बताइए, गढ़ कटंगा, कारवा, 84 भी मैंने आपको बताया था। खेल, तो ये बहुत ही आसान है, सारे एकदम अभी जस्ट हमने पढ़ा है। इसका आंसर आप मुझे बताओ। वर्णों के भीतर पैदा होती जो नई जातियां हैं वो क्या कहलाई। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो कि अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी, या ये बताइएगा किस बात का उल्लेख किया गया है गढ़ कटंगा में। और बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने किसको भूमि अनुदान दिया। ये इतने प्रश्न आपको बताने हैं। और अगर आपको ये सारे प्रश्न के आंसर नहीं आ रहे हैं तो एक बार दोबारा से आपको वीडियोस देखना है, और ये जो पॉइंट्स हैं, पाइक, भुइयां, 84 किसे कहते हैं, जनजाति किसे कहते हैं, इसको आपको डिटेल में देखना होगा। ठीक है, जैसा कि अभी मैं एक बार आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे एक चीज। देखिए, पढ़ने का तरीका क्या है कि आपने एक बार में पढ़ लिया कि खेल क्या होता है, तो आप इसको कॉपी में नोट कर लो ना। मैं तो आपको नोट्स दूंगी, बट आप अपने रिवीजन के लिए नोट कीजिए कि कुलों में विभाजित होते थे। ठीक है, इस तरीके जो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट वाला है, पाइक राज के जिन लोगों से जबरन जो है काम लिया जाता था वो पाइक कहलाते थे। सेम उसी तरीके से 84, यहाँ पर देखिए 84 वाला भी प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए मैं एक बार और आपको बताना चाहूंगी। देखिए, गांव की इकाइयों में जो विभाजित होते थे उन्हें हम कहते थे 84।
तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिए। बाकी क्लासेस तो होंगी ही, बहुत जल्द आपका ये हिस्ट्री कंप्लीट होगा, और हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। एटलीस्ट आप 6, 7, 8 की हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बार बार हिस्ट्री नहीं पढ़ना होगा। उसी तरीके से ज्योग्राफी का भी हम 6, 7, 8 करेंगे, पॉलिटी का भी। बस यही 3 किताबें आपको पढ़नी है, समय भी है हमारे पास। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।